नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में आज 12,895 कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 4,20,977 संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 79 मरीजों की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 4,636 मरीजों की मौत हुई है। 6,836 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और अब तक 3,41,783 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 74,558 पर पहुंच चुका है। हमारी सहयोगी नीलम हमारे साथ में जुड़ गई। नीलम, अपडेट दीजिएगा कोरोना से जुड़ा। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो है आज पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के नए 12,895 केस आए हैं और ये भी एक नया रिकॉर्ड है अपने आप में। जिस तरह हम देख रहे हैं कि लगातार संक्रमण के आंकड़े नया नया रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। वहीं 89 लोगों की जो संक्रमितों की मौत भी दर्ज की गई है। और यदि हम ठीक होने वाले संक्रमितों की बात करें तो 6,836 मरीज जो है आज ठीक हो चुके हैं पूरे संक्रमण से। तो जहां एक और लगातार संक्रमण के मामले हैं, वहीं लगातार ठीक होने वालों की भी संख्या जो है उसी अनुपात के मुताबिक एक अच्छे संख्या में हमें मिल रही है। लगातार राज्य सरकार और हर जिला प्रशासन जो है कोशिशें कर रहा है कि संक्रमण के जो मामले जो है वो ज्यादा ना बढ़े, पर फिर भी जो है लगातार मामले हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं और रोजाना जो है एक नया रिकॉर्ड टूट रहा है, जिसके चलते एक्टिव केसों की संख्या भी जो है लगातार बढ़ गई है। और इस अनुपात में यदि हम देखें तो राज्य सरकार का एक अनुमान है कि 1,80,000 के करीब 30 अप्रैल तक एक्टिव केस हो सकते हैं। तो ये एक अनुमान भी सटीक बैठ रहा है, जिस तरीके से हमें रोजाना संक्रमण के आंकड़े 10,000 से ज्यादा अब रोजाना मिल रहे हैं। जी शुक्रिया आपका नीलम इस जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में 6,000 से 7,000 के बीच मरीज डिस्चार्ज हुए, एक अच्छी बात है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 75,000 के करीब पहुंच रहा है, ये चिंताजनक स्थिति है। और आज भी 10,000 के ऊपर ही मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में आज 12,895 नए संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना से अनियंत्रित हालातों के ऊपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जताई है। कलेक्टर्स के साथ में समीक्षा बैठक करते हुए केंद्रीय संस्थानों, रेलवे और सुरक्षा संस्थानों समेत अन्य अस्पतालों में कोरोना मरीजों को भर्ती करने की बात कही है। प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को केंद्रीय संस्थानों के प्रबंधन से बात करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने आज दिए। उन्होंने कहा कि जिले में आवश्यकता के मुताबिक जितने भी कोविड केयर सेंटर खोलने की जरूरत पड़ती है तैयारी के साथ शुरू कर दें। सरकार की तरफ से उनको काम करने के लिए पूरी छूट रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बड़े महानगरों में सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से 2,000 बेड का एक अस्पताल खोलेगी। बैठक में सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में वो जी जान से जुटे हैं। संकट बड़ा है, लेकिन इसमें काम करने की, सेवा करने का एक अवसर है। इस चुनौती को अवसर में बदलेंगे। स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लें। अलग अलग व्यवस्था करने के लिए भी लोग जुटाएं। लोग जुटाना केवल पैसा जुटाना नहीं है, समाज की इस लड़ाई में भागीदार बनाना है। बिना समाज के सहयोग के ये जंग नहीं जीती जा सकती। अलग अलग संस्थाओं के मेरे पास फोन आ रहे हैं, हमारा भवन ले लो, हमारा ये ले लो। अब वो समय आ गया कि हम उनके मन में ये लगे कि हम कर रहे हैं, उनका भरपूर सहयोग लें। कोरोना से बेकाबू हालात के चलते मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के बाद अब सेना से भी मदद लेनी पड़ रही है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव केस 75,000 के पास हैं, बेड कम पड़ रहे हैं। अब आर्मी और केंद्रीय संस्थानों के अस्पताल से कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जाएगी। इस बारे में मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आज सेना के अफसरों की मीटिंग की। जानकारी के मुताबिक आर्मी के अफसरों ने भोपाल, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में 430 बेड के अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर्स को देने का भरोसा दिया है। इनमें भोपाल में 150, जबलपुर में 100, सागर में 40 और ग्वालियर में 40 बेड की व्यवस्था की जाएगी। आर्मी के अफसरों ने मरीजों की देखभाल के लिए पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने की बात भी कही। मध्य प्रदेश सरकार गरीबों को 3 माह का राशन मुफ्त देगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2 करोड़ परिवारों को काढ़ा भी बांटा जाएगा। आर्मी के जो प्रतिनिधि उनसे मिल रहा हूं, वो आने वाले राजनाथ जी से मेरी बात हुई है कि जहां
आर्मी हॉस्पिटल से वहां जो बिस्तर खाली उनका भी हम उपयोग कर सकेंगे। केंद्र सरकार के जितने संस्थान हो सकते हैं उनका क्या उपयोग हो सकता है वो देखिए। राज्य सरकार के भवनों का क्या उपयोग हो सकता है देखिए। ये युद्ध का समय, युद्ध स्तर पर काम हमको करना पड़ेगा, इसलिए स्वयंसेवी संस्थाओं से मिलकर नए बिस्तर खड़े करनी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट और मरीजों के इलाज की बदइंतजामी के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट भी सख्त हो चला है और अपना फैसला इस मामले में सुनाया। 49 पन्नों के अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात भयावह हैं और ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की पत्र याचिका समेत 6 जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दखल देने का आदेश दिया, साथ ही सुनिश्चित करने को कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी न होने पाए। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो उद्योगों को दी जाने वाली ऑक्सीजन अस्पतालों को पहुंचाएं, देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करें। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वो प्रदेश में कोरोना की पहली लहर के दौरान खोले गए सभी कोविड केयर सेंटर्स को एक बार फिर खोलें। निजी अस्पताल में मरीजों की मनमानी वसूली पर इलाज की दर फिक्स करें। साथ ही हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स की कमी पर कहा कि तत्काल सभी रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्तियां करें। अगली सुनवाई मामले की 10 मई को है। कोरोना विस्फोटक हो गया है और राज्य सरकार और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी जो तैयारी है वो पूरी तरह नाकाफी है। राज्य सरकार जो है ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जो मांग है उसको सुनिश्चित करे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार जो है इस मामले में दखल दे। कोरोना महामारी के इस दौर में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की पोल खुल रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से दर्जन भर मौतों ने प्रदेश भर में हड़कंप मचा दिया, मगर अस्पताल के डॉक्टर और सरकार के मंत्री अब भी बात मानने को तैयार नहीं कि ऑक्सीजन की कोई कमी या इससे कोई मौत हुई। विपक्ष सरकार के काम पर लगातार सवाल उठा रहा है। अब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई। तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर खत्म हो गया, ऑक्सीजन नहीं है और हम अंदर जाना चाहते रहे, नहीं जाने दिए। ऑक्सीजन इनका खत्म होने की वजह से भांजे की तो डेड हो गया। जिंदगी में जान फूंकने के लिए एक सांस कितनी कीमती होती है, उन दर्जन भर लोगों के परिजनों से बेहतर भला कौन समझेगा। जिनके अपने ऑक्सीजन के अभाव में अब इस दुनिया में नहीं, सभी शहडोल मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती थे, जहां ऑक्सीजन सप्लाई का प्रेशर कम होने से सभी की मृत्यु हो गई। ये घटना शनिवार रात 12 बजे की है। ऑक्सीजन कम होते ही मरीज तड़पने लगे। मेडिकल प्रबंधन ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर बनाने के लिए सिलेंडर्स की व्यवस्था में जुटा रहा, लेकिन उन 12 कोविड मरीजों को कोई बचा नहीं सका। ऑक्सीजन की किल्लत जरूर होती है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से डेथ नहीं, ऑक्सीजन की कमी आती है। हम लोग उसको लगातार प्रयास करते हैं। इनफैक्ट हम सुबह 5 बजे भी यहीं थे कि ऑक्सीजन आ भी गई। बहुत सिलेंडर्स पहले से थे, ऐसे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। क्रिटिकल पेशेंट को कभी कभी जब नहीं संभाल पाते तो इस वजह से सब नहीं। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है, उसका जो लिक्विड ऑक्सीजन आता है पूरा खत्म हो गया। उसके कारण ऑक्सीजन प्रदाय जो चल रहा है उसके दबाव में कमी आई और ये हमारा ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन की डिमांड बहुत पहले से चली गई थी। कल शाम तक टैंकर आ जाना था, कल शाम को नहीं आया। शहडोल की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा, अब शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर बेहद दुखद है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, खंडवा और खरगोन में ऑक्सीजन की कमी से मौतों के बाद सरकार नहीं जागी। आखिर कब तक प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से यूं ही मौतें होती रहेंगी? हालांकि सरकार इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, घटना की जांच करवा रहे हैं। शहडोल मेडिकल कॉलेज में
ऑक्सीजन समाप्त हो जाने के कारण 1 दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार को चाहिए कि अभी भी चेते और केवल जो है अखबार में बयानबाजी करने की बजाय वास्तविक व्यवस्थाएं बनाए। जिनकी मृत्यु हुई है उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण या ऑक्सीजन बंद होने के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और तो भी क्योंकि ये मामला आया तो इसकी जांच करवाई जाएगी। दरअसल शेड्यूल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन टैंकर न पहुंचने की वजह से शनिवार रात 12 बजे के बाद संक्रमित गंभीर मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इससे जुड़ी एक और हकीकत ये कि ऑक्सीजन टैंकर को दरअसल शनिवार रात 11 बजे पहुंचना था, लेकिन दमोह में वो खराब हो गया। 17 घंटे बाद रविवार शाम 4 बजे ऑक्सीजन टैंकर शेड्यूल मेडिकल कॉलेज पहुंचा, लेकिन तब तक मौतें हो चुकी थी। बावजूद इसके प्रशासन अब भी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पूरी शिद्दत से प्रयास कर रहा है। शहडोल से पुष्पेंद्र चतुर्वेदी के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से राज्य सरकार की वित्तीय हालात नए वित्तीय वर्ष में बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश में करीब 1.5 दर्जन जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है। यदि जल्दी इस महामारी पर काबू नहीं हुआ तो स्थिति और बेकाबू होगी। पिछले साल राज्य सरकार 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इस साल राजस्व संग्रहण में नुकसान को देखते हुए ये आकलन हो रहा है कि 50,000 करोड़ रुपए का राज्य सरकार कर्ज लेगी। GDP के आधार पर मिलने वाले कर्ज लेने की छूट के तहत ये होगा। वित्त विभाग के मुताबिक इस बार कर्ज के साथ ही 75,000 करोड़ का राजस्व संग्रह होना है। इसमें से 60,000 करोड़ टैक्स से आएगा और बाकी राजस्व माइनिंग और फॉरेस्ट जैसे डिपार्टमेंट जुटाएंगे। राज्य सरकार को 50,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से अनुदान मिलेगा और इतनी राशि बतौर कर्ज ली जाएगी। साथ ही 35,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकार को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार हर मोर्चे पे विफल हुई है। एक तरफ कोरोना से बचाव के लिए उपाय नहीं किए गए, अस्पताल नहीं बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा गया, दूसरी तरफ कर्जा लेकर विमान खरीदे गए, भ्रष्टाचार किया गया, घोषणा की गई, अपना महिमा मंडन करने के लिए पैसा खर्च किया गया। प्रदेश पे 50,000 करोड़ रुपए के कर्जे का अनुमान एक वित्तीय वर्ष में। इससे ज्यादा अपव्यय और वित्तीय अव्यवस्था का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। दमोह उपचुनाव के प्रचार में गए बुंदेलखंड के कांग्रेस और भाजपा के कई नेता कोविड पॉजिटिव हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पृथ्वीपुर से कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर, जतारा से बीजेपी विधायक हरिशंकर घटीक शामिल हैं। हालांकि इनके साथ साथ दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। अभी तक बुंदेलखंड के 91 नेताओं के संक्रमित होने की जानकारी है। सागर जिला उपाध्यक्ष श्याम तिवारी, एक पूर्व जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, 2 मंडल अध्यक्ष समेत कुल 11 पॉजिटिव हैं। अब तक सिर्फ 19 नेताओं ने पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। दमोह चुनाव में लगे कांग्रेस बीजेपी के दर्जनों नेता जानकारी छिपा रहे हैं, होम आइसोलेशन में चले गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यह संक्रमण बीजेपी नेताओं की बदौलत है। बीजेपी नेताओं ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। इधर बीजेपी कहती है संक्रमण की राजनीति तो कांग्रेस करती है। दमोह में कई नेता आज संक्रमित हैं और साथ ही उस जनता का क्या, जिसको भीड़ के रूप में एकत्रित कर करके हमने और हमारे नेताओं ने सबने संक्रमण को एक विकराल रूप दे दिया। ये केंद्र सरकार की, ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी चूक है कि दमोह में चुनाव यदि हो रहा था तो चुनाव अपने आप में लोकतांत्रिक व्यवस्था से हो रहा है, चुनाव आयोग का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप में जो भी कोरोना पीड़ित हुए उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया। कांग्रेस के सभी नेताओं ने जिस तरीके से कोरोना पीड़ित होने के बावजूद है कि कांग्रेस पार्टी इसको लोगों को कहीं ना कहीं जो जनता को हानि पहुंचाने में इसका विश्वास है। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त लहजे में ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया। कलेक्टर ने कहा कि जो भी व्यक्ति इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पाया गया उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में राजेंद्र नगर क्षेत्र में 2 ऐसे मामले सामने आए जिनमें लोग इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे और ऊंचे दाम पर इंजेक्शन बेच रहे थे।
दो पकड़े गए हैं, उसमें जो मेल्स हैं दोनों, जो पुरुष वर्ग है, दोनों पर रासुका लगाई जा रही है। अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्वॉल्व पाया गया तो उसके ओनर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कालाबाजारी रेमडेसिविर की या किसी ऐसी चीज़ की या बहुत अधिक बिल पे ट्रीटमेंट देना, वो भी गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अधिक बिल बनाने में कोई रासुका की कार्रवाई की जाएगी, वो नहीं की जाएगी। उसके लिए अलग मेजर्स हैं कंट्रोल करने के, पर सख्ती की जाएगी कालाबाजारी पे, जैसा कि राजेंद्र नगर केस में किया जा रहा है। के बीच में शहर के लिए एक सुखद खबर है। अब राधा स्वामी सत्संग व्यास इंदौर के सत्संग पंडाल में 2 दिन के अंदर कोविड केयर सेंटर शुरू हो जाएगा। इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने दी। ये कोविड सेंटर देश में दूसरा सबसे बड़ा केयर सेंटर है। फिलहाल फर्स्ट स्टेज में 600 बिस्तरों के साथ इस सेंटर को शुरू किया जा रहा है। खाने पीने की पूरी व्यवस्था और अन्य संसाधनों की व्यवस्था राधा स्वामी सत्संग व्यास प्रशासन उठाएगा। वहीं शहर की सामाजिक संस्थाएं और लोगों ने आगे आकर इस कोविड सेंटर का पूरा खर्च अपने जिम्मे लिया। तकरीबन 2.5 करोड़ की लागत से 2 ऑक्सीजन प्लांट राधा स्वामी सत्संग व्यास इंदौर के परिसर में बन रहे हैं। 10 दिन में बनकर तैयार हो जाएंगे। सेंटर में आए सभी पेशेंट की निगरानी की जिम्मेदारी इंदौर शहर के 4 प्राइवेट अस्पतालों को सौंपी गई है। ट्रस्ट में उस गए थे जो बाकी में राधा स्वामी सत्संग के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं मुख्यमंत्री की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। राधा स्वामी सत्संग पर कोविड केयर सेंटर ये देश में दूसरे नंबर का होगा और वो सर्व सुविधा युक्त होगा। तो राधा स्वामी सत्संग पर जो कोविड केयर सेंटर बन रहा है, इसकी जो मास्टर प्लान है उसमें इसकी कुल क्षमता अंत में पहुंच के 6000 पलंग के आसपास की होगी। तो जो पहला चरण है वो 600 पलंग का है, जो उम्मीद है अगले 2-3 दिन में प्रारंभ हो जाएगा। हॉस्पिटल से प्रेशर बहुत है अभी, इसलिए हम लोग 2 ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पर। एक प्लांट की कैपेसिटी 850 लीटर पर मिनट की रहेगी, ऐसे 2 प्लांट लग रहे हैं। तो हम वो मिनिमम जो हम लोग रिक्वायरमेंट है कि कोई गंभीर हो रहा है मरीज, तो उसको हम ऑक्सीजन दे सकें अस्पताल में शिफ्ट करने के पहले, वो हम व्यवस्था कर रहे हैं। भोपाल में अमीदिया अस्पताल के सेंट्रल ड्रग स्टोर से चोरी हुई 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में एक नया मोड़ आ गया। जब पुलिस ने स्टोर के फार्मासिस्ट से पूछताछ की तो एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा। उसने बताया कि जिस नंबर सीरीज के इंजेक्शन चोरी गए उसके 6 इंजेक्शन दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कोविड पेशेंट को लग चुके हैं। दिल्ली के इंजेक्शंस की सीरीज का मिलान चोरी हुए इंजेक्शन की सीरीज से हो गया है। इसके अलावा अमीदिया के डी ब्लॉक में बने कोविड सेंटर के रिकॉर्ड का मिलान सेंट्रल स्टोर के स्टॉक से नहीं हो रहा है। मामले में क्राइम ब्रांच अब तक 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि जांच में पता चला कि सेंट्रल स्टोर के फार्मासिस्ट का साला जो है कोरोना संक्रमित है और दिल्ली में एक अस्पताल में भर्ती है। उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता थी। पुलिस ने जब फार्मासिस्ट से पूछताछ की तो उसने भी स्वीकार किया कि उसके साले की हालत गंभीर है। उन्होंने डी ब्लॉक कोविड सेंटर से 6 इंजेक्शन रेमडेसिविर के इशू कराए थे। राजधानी भोपाल के सबसे व्यस्त और पॉश इलाका 10 नंबर मार्केट के रेस्टोरेंट में आग लगी। आग लगने के बाद में आसपास के तमाम लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना। लोगों को जैसे ही आग की सूचना मिली लोग अपने अपने घरों से नीचे उतर आए। अच्छी बात यह रही कि लॉकडाउन होने के चलते रेस्टोरेंट में कोई था नहीं। रेस्टोरेंट 4थी मंजिल पर होने की वजह से आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। रीवा जिले के मऊगंज में अज्ञात लोगों ने घर में आग लगा दी। इस घटना में एक युवती बुरी तरह झुलस गई। गंभीर हालत में उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले गांव के एक युवक ने युवती के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब 3 साल बाद वो जेल से छूट कर आया और बलात्कार पीड़िता को आग के हवाले करने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आगे कार्रवाई की बात कही। लड़की के द्वारा संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि गांव का ही एक यादव समाज का लड़का है, उसके द्वारा उसको आग लगाई गई है। इस लड़के के द्वारा 3 वर्ष पूर्व भी इसके साथ में बलात्कार किया गया था, जिसमें ये जेल में था। जेल से वर्तमान में छूट के आया है और अभी चूँकि वर्तमान में उसने संदेही के नाम संदेहित बताया है। लड़के की लोकेशन और अन्य तथ्यों पर जाँच कर जल्दी उसके गिरफ्तार की जाएगी।
मध्य प्रदेश राज्य साइबर सेल के हत्थे चढ़े 4 सदस्यीय जालसाज गिरोह से पूछताछ में कई खुलासे हुए। चारों जालसाज पिछले 3 साल में इंश्योरेंस पॉलिसी पर 2 गुना मुनाफा देने का लालच देकर ठगी कर रहे थे। गिरोह का सरगना इतना शातिर था कि पुलिस के हत्थे न चढ़े, इसके लिए प्राइवेट लिमिटेड की आड़ में ठगी का कॉल सेंटर खोल रखा था। इस कॉल सेंटर में बेरोजगार युवकों को बंद इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों को कॉल करने का जिम्मा देकर नौकरी पर रखा गया। राज्य साइबर सेल ने दिल्ली से सटे कुछ राज्यों में चारों आरोपियों से संबंधित डेटा पुलिस से शेयर किया। आरोपियों ने भोपाल के एक भेल कर्मी से 40 लाख रुपए ठगे थे। तफ्तीश के बाद राज्य साइबर सेल ने चारों ठगों को दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर, यूपी के कानपुर से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 20,000 लोगों की बंद इंश्योरेंस पॉलिसी का डेटा मिला है। इंश्योरेंस फ्रॉड था और ये इंश्योरेंस फ्रॉड को हमने एफआईआर रजिस्टर की और इन्वेस्टिगेट किया, तो इसकी जड़ें जो हैं वो दिल्ली तक जाके निकली और वहाँ से हमने इस कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। जैसा कि आपको मालूम है, इसमें करीब 20,000 लोगों का डेटा हमने जब्त किया है। बाकी किन किन राज्यों में ये ठगी कर रहे थे, इसकी जानकारी भी हम ले रहे हैं। फिलहाल इस प्रकरण में 4 लोग गिरफ्तार किए हैं, आगे भी गिरफ्तारियां और की जाएंगी इसमें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।